हैं कि g on the surface of a planet is given by gs. क्या है? It is gm by r square, where m is mass of the planet, r is radius of the planet, and at any height h, at any height h above the surface, we have seen the value of g was gm by r plus h का होल स्क्वायर, और it is gs r by r plus h का होल स्क्वायर. If h is very small as compared to r, then g dash is gm by you say it is gs into 1 minus 2h by r. Also we have seen at a depth d or at a depth h below the surface of planet or surface of earth, g dash was g m r minus h by r cube, or it was g s into r minus h by r. ये हम लोग देख चुके हैं. Also we have seen at any distance x from center of earth, the value of g is coming out to be g m x by r cube, or you say it is g at the surface into x by r. ये सब चीज हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं. Also we have seen due to a hollow sphere of radius r, अगर हम कोई एक hollow sphere लेते हैं जिसका रेडियस r है, उसके लिए वेरिएशन ऑफ g क्या था? It was gravitational intensity. तो वैल्यू ऑफ g क्या था? It was 0 inside the hollow sphere, and it gradually increases, and as you go away it, whereas like this I am drawing the variation of g now. अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा हुआ, ठीक है. अब इसका वेरिएशन प्लॉट करेंगे तो g का वेरिएशन हुआ 0 inside, अंदर 0, rises sharply to a big value, then again decreases like this. G was maximum on the surface, and that you call as gs, or in general it was g m by r square. ये कौन सा केस में था? It was the case of a hollow sphere. If we go for the case of a solid sphere की केस में just like in case of earth, अगर आप वेरिएशन प्लॉट करेंगे, we have seen for x less than r, g is proportional to x, y is equal to something into x, y is equal to mx, is a straight line passing through origin. The variation was like this. It was maximum on the surface, and as you go away, value of g decreases. It is interesting to note that the maximum value of g is same in each case, and that is on the surface. May it be a solid sphere, may it be a hollow sphere. In either case, the variation of g is coming out to be the same. So surface में और बाहर g का वेरिएशन सेम है दोनों केस में. बस एक केस में ये अंदर ऐसा है 0 है, जबकि दूसरे केस में इट इज इंक्रीजिंग लिनियरली. ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, है कि नहीं? ये सारा फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं. आज हम लोग देखेंगे
वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। ठीक है, ओके, लैटिट्यूड के साथ कैसा वेरिएशन होता है हम देखना चाहते हैं। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट डेरिवेशन है, ये बुक में पढ़ने से जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना। क्या है ये? वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है? जैसे हम कहेंगे कि सपोज दिस इज व्हाट इज अर्थ, ठीक है, हमको पूछ, और आप जानते हो कि दिस इज व्हाट इज द इक्वेटोरियल प्लेन, ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ऐसे मानो। आपको पूछा जाएगा बताओ व्हाट इज लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट का लैटिट्यूड कितना है। तो क्या करना होता है आपको इस पॉइंट को पहले इसके साथ जोड़ना होता है। किसके साथ? सेंटर ऑफ अर्थ के साथ। फिर देखो कि ये जो रेडियस वेक्टर बना, ये इक्वेटोरियल प्लेन के साथ क्या एंगल कर रहा है। अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन के साथ थीटा एंगल कर रहा है तो हम कहेंगे ये पॉइंट का लैटिट्यूड थीटा है। समझ में आया क्या? तो कोई भी एक पॉइंट P का लैटिट्यूड पता करने के लिए उस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ के साथ जोड़िए। सेंटर ऑफ अर्थ के साथ जोड़ने के बाद देखिए कि जो पोजीशन वेक्टर बन गया वो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ क्या एंगल कर रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लैटिट्यूड ऑफ दैट पॉइंट। अब इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं? कोई बॉडी अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो लैटिट्यूड विल बी डिफरेंट। अलग अलग लैटिट्यूड में अलग अलग वैल्यू ऑफ जी होता है, तो फिर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाउ इट चेंजेस। मैं जानना चाहता हूं कि अलग अलग लैटिट्यूड में अगर अलग अलग वैल्यू ऑफ जी होता है तो ये थीटा के ऊपर जी का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है। पहले क्या आप लोगों को लैटिट्यूड समझ में आया? बताओ तो 60 डिग्री लैटिट्यूड में 60 डिग्री लैटिट्यूड में कितने तो पॉइंट मिलेंगे अर्थ के ऊपर? गेस करो और बताओ, हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल गेट ऑन अर्थ एट 60 डिग्री लैटिट्यूड? कितना? बोलो बोलो। ये पॉइंट इधर भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल गेट? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स में तो तुम लोगों को गुमराह कर रहा था। अरे भैया, ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट तो अर्थ के ऊपर ही है, ये सारा पॉइंट में लैटिट्यूड थीटा है, सिमिलरली नीचे। अच्छा बताओ 90 डिग्री लैटिट्यूड में कितने तो पॉइंट मिलेंगे आपको? 90 डिग्री लैटिट्यूड में कितने तो पॉइंट मिलेंगे? हाउ मेनी पॉइंट्स विल गेट एट 90 डिग्री लैटिट्यूड? सर 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स। एक तो हुआ ये ऊपर नहीं, जो कि इक्वेटोरियल प्लेन के साथ 90 डिग्री करता है, एक हुआ दूसरा ये नीचे, और कहां? सामने की तरफ होगा तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया ना बेटा, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ क्या एंगल करेगा? यस, द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विद द इक्वेटोरियल प्लेन इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में लैटिट्यूड होगा 90 डिग्री। हाँ, ये चीज समझ में आया, लेकिन काफी लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्लास में। और हमें मालूम है कि अर्थ अपनी चारों तरफ घूम रहा है with some angular velocity omega. It is spinning about its own axis with some angular velocity omega. अच्छा ठीक है, हमें पता ये करना है कि what is the apparent value of g here. अब सोचो कि मेरा वेट कितना है, मेरा वेट कितना है, इसको तो आप कह सकते हो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मी, और एल्स अदरवाइज भी कह सकते हैं मैं अगर जमीन पे भी खड़ा हूं तो मेरे ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन है ना? कितना नॉर्मल रिएक्शन है? जितना मेरा अपरेंट वेट है। अगर मैं किसी लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली द अपरेंट वेट विल बी मोर, क्योंकि mg प्लस ma होता है। लिफ्ट नीचे आ रहा है, अपरेंट वेट विल बी लेस, क्योंकि mg माइनस ma होता है। तो मेरा अपरेंट वेट कितना है? जितना मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है। ये चीज हमें समझ में आया। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई अगर एक बॉडी रखा है, इसका अपरेंट वेट कितना है।
तो अपरेंट वेट कितना होगा? अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है दैट इज व्हाट इज द अपरेंट वेट। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। फॉर ए बॉडी केप्ट एट लैटिट्यूड थीटा the apparent weight is given by mg dash is equal to normal reaction। तो अगर हमें किसी तरह से इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाता है तो हमें जी डैश पता चल जाएगा। अभी हम नॉर्मल रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, फोर्स निकालना है तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सारा फोर्स दिखाना पड़ेगा, ऑल एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज द स्यूडो फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स, पहला फोर्स क्या है? अर्थ इज पुलिंग दिस वन, किधर को? टुवर्ड्स द सेंटर। ये बॉडी के ऊपर अगर वेट दिखाएंगे तो ऐसे नहीं दिखाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर। तो ये इसके ऊपर एक वेट ऐसे आ रहा है, कितना? gmm/r²। उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट mg। नहीं? अच्छा, अब ये घूम रहा है अबाउट दिस सेक्टर, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। किधर को आएगा? अवे फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब कुछ ऐसा। कितना है वो? इट इज m ω² r। r क्या है? r इज रेडियस ऑफ द सर्किल इन व्हिच इट इज मूविंग। तो हम क्या कहेंगे? हियर ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज कितना है? इट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अर्थ को अपनी चारों तरफ एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगता है भैया? 24 आवर्स। तो दिस मच रेडियन पर आवर। तो इसका मतलब हमें ओमेगा मालूम है। आर इज क्या है? आर इज रेडियस ऑफ सर्किल in which the mass m is moving। ये मास mg सर्किल में घूम रहा है वो ये। थोड़े फिगर को ध्यान से देखो तो यही फिगर को मैं थोड़ा रिड्रॉ करता हूं। ऐसा था r, ये था सेंटर, ये r था, ये कैपिटल r था, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा है कि नहीं? देखो ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये लैटिट्यूड थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा है। तो कितना होगा देखो तो r/r स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या हो गया? cos थीटा। पता चल गया? स्मॉल r बाई कैपिटल R इज cos थीटा। अगर ये बात है तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल R cos थीटा, where theta is latitude of the point। अच्छा, अब ये बॉडी रेस्ट में है, अर्थ के ऊपर रखा है और रेस्ट में है और घूम रहा है। अर्थ के ऊपर रखा है और रेस्ट में है और घूम रहा है। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो सोचते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है। हम कहेंगे कि ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है। द ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आप कहोगे नेट फोर्स अलोंग नॉर्मल रिएक्शन इज 0। और नेट फोर्स इस एक्सिस में 0 हुआ तो अब क्या कहोगे? नेट फोर्स 0 हुआ तो क्या कहोगे? इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। क्या आप में से कोई थोड़ा मेहनत करके बता सकता है व्हाट इज दिस एंगल? देखो तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा वो एंगल? ये वाला एंगल कितना होगा? क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो यस।
तो हम क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे नेट फोर्स along दिस डायरेक्शन इज 0। तो इधर को क्या फोर्स है, n है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का ये कंपोनेंट इधर को कितना है, cos थीटा, m ओमेगा स्क्वायर r का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू इधर का फोर्स क्या है, mg। इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू क्या था, mg डैश, n की जगह मैं लिख सकता हूं mg डैश, दैट इज इक्वल टू बाकी सबको उधर ले लिया, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। जबकि हमें समझ में आ चुका है क्या कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा। अब ये तीनों साइड, तीनों में m टर्म में कॉमन हो गया, तो क्या मिल गया, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r की जगह लिखेंगे कैपिटल R cos थीटा, ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा जरूरत का चीज। तो क्या मिला, एट एनी लैटिट्यूड थीटा g डैश इज गिवन बाय g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। इसको आप g कहो या gs कहो, g ऑन द सरफेस, ठीक है, g ऑन द सरफेस इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर g डैश इज इक्वल टू g ऑन द सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो क्या देख रहे हैं हम जानते हैं कि एट द इक्वेटर व्हाट इज द लैटिट्यूड, 0, एट द पोल लैटिट्यूड इज 90 डिग्री। तो एट द इक्वेटर थीटा इज 0, cos 0 क्या है, 1, तो 1 हो गया, तो क्या आंसर आया, g डैश इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। एट द पोल थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हुआ तो cos 90 कितना हो गया, 0, और cos 90 0 हो गया, तो g डैश का वैल्यू क्या है, g। मतलब यहां पर पोल पे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज gs, यहाँ पे gs माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो कहां पे g का वैल्यू ज्यादा हुआ, पोल पे कि इक्वेटर पे, ऑब्वियसली इट इज मोर एट दी पोल, पोल पे ज्यादा हुआ। कभी कभार ये भी आता है कि जैसे लैटिट्यूड बदलता है तो g का वैल्यू बदलता है, क्यों बदलता है, क्योंकि अर्थ अपनी चारों तरफ घूम रहा है। अगर अर्थ अपनी चारों तरफ नहीं घूमता, ओमेगा 0 होता, तो g तो हर जगह बराबर होता एट एवरी लैटिट्यूड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे द वेरिएशन ऑफ g विथ लैटिट्यूड इज ड्यू टू एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ अपनी चारों तरफ घूम रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब अर्थ अगर अपनी चारों तरफ नहीं घूमता तो g का वैल्यू हर लैटिट्यूड में बराबर होता, ठीक है। तो अभी हम लोग जितने सारे डिस्कशन किए उसको थोड़ा ब्रीफली समराइज कर देते हैं। क्या है, ब्रीफली समराइज कर देते हैं। क्या है, ये हुआ वेरिएशन ऑफ एट एनी लैटिट्यूड थीटा, एट एनी लैटिट्यूड थीटा, g dash is g minus ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। दूसरा हुआ वेरिएशन ऑफ g with latitude is due to angular spin of earth, angular spin of
स्पिन है इसलिए हो रहा है। दूसरा हुआ एट पोल G dash is G at the surface because theta is 90 degree. At equator G dash is GS minus omega square R because theta is 0। बस ये सारा जो किए डेरिवेशन उसमें से इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग बारी बारी से देखेंगे। क्या है क्वेश्चन में दिया है कि टू प्लैनेट्स हैव मासेस इन रेशियो 4:9। हमारे पास दो प्लैनेट है जिनका मास का रेशियो हमें दिया गया है 4:9, जिनका डेंसिटी का रेशियो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 2:3। अच्छा, और आप तो जानते हो कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए प्लैनेट, स्फेरिकल प्लैनेट 4/3 पाई आर क्यूब है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि d1/d2 क्या हो जाएगा, देखो तो m1/r1 क्यूब इंटू m2/r2 क्यूब। 4/3 पाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों के लिए लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड। अब हमें क्या दिया गया है, दिया गया है d1/d2 is 2/3, that is equal to m1/m2 into r2 क्यूब by r1 क्यूब है कि नहीं। और m1/m2 क्या दिया है 4/9। तो इससे क्या पता चला कि r2 क्यूब by r1 क्यूब, इसके जगह हम 4/9 डाल देंगे। इफ यू पुट इट 4/9 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 r2 क्यूब by r1 क्यूब इज 3/2। समझ में आया गया ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है। m1/m2 की जगह मैं खाली 4/9 वैल्यू डाल दिया हूं और सिंप्लीफाई कर दिया हूं, तो ये आ गया 3/2। ठीक है, तो फिर r2/r1 क्या हो गया, r2/r1 हो गया क्यूब रूट ऑफ 3/2। अच्छा सर, हमें तो पूछा गया है जी का रेशियो, आप ये सब चीज क्या निकालो। हाँ भाई निकाल देते हैं। आपको मालूम है कि जी क्या होता है ऑन द सरफेस, gm/r²। तो फिर g1/g2 क्या हो जाएगा, g1/g2 विल बी m1/r1², g2 हो गया m2 नीचे रहेगा m2/r2²। बस वैल्यू डालना है और क्या मिला, g1/g2 इज इक्वल टू m1/m2 इंटू r2/r1 का स्क्वायर। m1/m2 कितना है 4/9, r2/r1 कितना है, it is 3/2 to the power 1/3, so it is 3/2 to the power 1/3, उसका स्क्वायर is 2/3। समझ में आया क्या। So this way we could see it is coming out to be very simple one है ना, ये सिंपल हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आया वही होगा। यू कैन से इट इज 2/3 इंटू 3/2 टू द पावर 2/3। कितना इंटरेस्टिंग आंसर है, 2/3 इंटू 3/2 टू द पावर 2/3। सारा 2-3 का खेल है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ जी ऑन देयर सरफेसेस, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये 2/3 नहीं, ये क्या होगा 4/9। हाँ सॉरी, सो नाउ इट इज 4/9 इंटू 3/2 टू द पावर 2/3। इसे आ गया आंसर, ठीक है। अभी
we want to find out solution of number 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कोई एक प्लैनेट का रेडियस r दिया है, मास m दिया है, पूछा है क्या होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर स्पिन ऑफ द प्लैनेट, so that a body at latitude theta will feel weightless। हम जानते हैं सॉल्यूशन में इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, एट लैटिट्यूड थीटा जी डैश क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर व्हाट इज जी, इट इज जी ऑन दी सरफेस, कितना होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। बोले थीटा लैटिट्यूड में, एट लैटिट्यूड थीटा द वेट ऑफ द बॉडी विल बी 0, so what is the apparent weight, 0, given that when theta is 60 degree g dash is 0, ये दिया गया है क्या दिया है, एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री द बॉडी फील्स वेटलेस, मतलब जी डैश है 0, जी डैश 0 है तो क्या मिला, इसका मतलब हुआ जी एस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह 60 इज इक्वल टू 0। जी एस का वैल्यू क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर, हमें तो ओमेगा पता करना था तो इसको इधर ले लो, बाकी इधर ले आओ, इट इज जी एस बाई आर, कॉस 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये सिंप्लीफाई हो गया तो 4 जी एस बाई आर का रूट ओवर, जब जी एस क्या था, जी एस था जी एम बाई आर स्क्वायर, वैल्यू डाले तो इट इज कमिंग 4 जी एम बाई एक आर स्क्वायर आया, पहले से एक आर था मिलके हो गया आर क्यूब, तो द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड ओमेगा इज 4 जी एम बाई आर क्यूब। नहीं, अगर इतना हो जाएगा तो क्या होगा, द बॉडी एट इक्वेटर विल फील वेटलेस। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये स्कूल वाले बड़े मजा लेके इसको डालते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला में बनता है ना, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिना दिमाग वाले बद दिमाग वाले भी इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो क्या पूछा है, एट व्हाट डेप्थ डी below the surface of earth the value of g is same as that it is small height h। बोल रहा है सॉल्यूशन नंबर 4, बोल रहा है कि अगर ये अर्थ है और यहां से कुछ d डेप्थ में यहां पर और कुछ h हाइट में यहां पर अगर a और b में g का वैल्यू बराबर हुआ तो d कितना है बताओ, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, तो पहले हम कहेंगे कि ऐसे ए स्मॉल हाइट h, g का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस 2h बाई आर। अच्छा, एट ए डेप्थ d, एट ए डेप्थ d, जी डैश का वैल्यू क्या होता है, g इंटू क्या होता था r माइनस d बाई r, ऐसा होता था। बोला एट स्मॉल हाइट h जितना होगा एट डेप्थ d वही होगा 10, तो हम क्या कहेंगे g इंटू 1 माइनस 2h बाई r इज इक्वल टू जी इंटू आर माइनस डी बाई आर। थोड़ा मार्केट करिए, सिंप्लीफाई करिए, क्या मिला, इट इज आर माइनस 2h बाई आर एंड इट इज आर माइनस डी बाई आर, आर को खाया तो क्या मिला 2h इज इक्वल टू डी और d इज इक्वल टू 2h। कहने का मतलब ये हुआ फॉर स्मॉल हाइट्स, अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जी का वैल्यू जितना होगा
अर्थ की सरफेस के 2 किलोमीटर नीचे जी का वैल्यू उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? अर्थ का सरफेस का 1 किलोमीटर ऊपर जी का वैल्यू जितना होगा, अर्थ सरफेस का 2 किलोमीटर नीचे जी का वैल्यू वही होगा। देख लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था ऊपर वाला में, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट r अबोव सरफेस ऑफ अर्थ। पहले आपको सोचना है कि एनी हाइट h हमें g निकालने के लिए 2 फॉर्मूला दिया गया था। क्या फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला था कि 8 क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 4, 8 a height h g dash was g into r by r plus h का होल स्क्वायर, एक था g into 1 minus 2h by r। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 और 2? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 वाला। क्यों? क्योंकि दिस वाज फॉर स्मॉल हाइट्स। यहाँ पर तो दिया गया है h is equal to r, h is equal to r is not, हम जब h is very very small h compared to r दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते थे। अब तो दिया गया है कि h itself is equal to r, है ना? अगर h r का वैल्यू हो गया तो ठीक है, पुटिंग h is equal to r कितना हो गया? g into r by r plus r का होल स्क्वायर is g by 4। कितना सिंपल है। तो g ऑन द सरफेस जो भी है उसका 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पूछा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ g एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर एंड सरफेस ऑफ अर्थ। बोल रहे हैं अर्थ का सेंटर और सरफेस का बीचों बीच किसी एक पॉइंट में g बताओ। यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ g। अब क्या कहोगे? व्हाट इज द डेप्थ हियर? तो क्या कहोगे? 8p डेप्थ। डेप्थ कितना है? डेप्थ इज इक्वल टू r by 2, क्योंकि मिडवे है ना, ये पूरा r है। कितना नीचे ये पॉइंट आएगा? r by 2 में। तो g डैश इज g इंटू, क्या था फॉर्मूला आपको याद होगा? इट वाज g इंटू r माइनस h by r, फिर h इज डेप्थ, और यहाँ पर डेप्थ कितना है? r by 2। तो हम देखेंगे इट इज g इंटू r माइनस r by 2 बाई r, सो इट इज r by 2 बाई r इज इक्वल टू g by 2। तो मिडवे में मिलेगा आपको g का वैल्यू g by 2। समझ में आया? नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इतना तो समझ में सबको आना जरूरी है। तो इसको बिठाता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। पहले तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना हम लोग अर्थ की सरफेस पे कैसे खड़े हैं? क्या आपको लग रहा है कि हम लोग जो अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे, हाँ, कोई यहाँ पे, ऐसे हैं क्या हम लोग? नहीं, हर जगह हम लोग हर जगह ऐसे ऐसे खड़े हैं, है कि नहीं? वी आर ऑल स्टैंडिंग वर्टिकली। वर्टिकली मीन्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। तभी आपको चीजें समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा बताओ, अगर तुम लोग सारा ग्रेविटी के बारे में समझते हो, फिजिकली यू आर एबल टू फील एंड रियलाइज, बताओ ये है अर्थ। हम क्या किए? हम यहां से खड़े हुए, ऊपर देखे तो हमें क्या दिखा? मून। हो गया मून। हम यहाँ से, ये अर्थ है, ये मून है। जब हम ये मून पे जाएंगे, दिस इज व्हाट इज मून। अब ये मून पे जाने के बाद हमें वापस अर्थ में देखना है। किधर देखेंगे? ऊपर देखेंगे या साइड में आके झुक के देखेंगे? कैसे देखेंगे? मून पे खड़े होने के बाद आप किधर देखोगे तो आपको अर्थ दिखा जाएगा, जबकि अर्थ पे खड़े होके ऊपर देखने से मून दिखाई देता है। मून पे खड़े होके किधर देखोगे कि अर्थ दिखाई देगा? सोचो, नीचे देखोगे तो दिखाई देगा क्या? नहीं। ऊपर देखोगे तो दिखाई देगा क्या? अरे यहां से ऊपर मून है, मून से ऊपर फिर ये कैसे होगा? नहीं। क्या साइड में झुक के देखोगे क्या? नहीं।
दिमाग लगाओ और बताओ कि आपको किधर देखना पड़ेगा ताकि आपको फिर से मून दिखेगा। अर्थ की तरफ देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, अर्थ की तरफ आप इधर को कैसे पता करेंगे? असलियत तो ये है कि यहां पर खड़े होकर अगर आप ऊपर देखते हो, नो, यहां पर खड़े होकर अगर ऊपर देखते हो मून दिखता है, मून पे खड़े होकर फिर से ऊपर देखोगे तो अर्थ दिखेगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि जब आप मून पे जाके पहुंचोगे, कैसे उतरोगे आप मून पे? ऐसे उतरोगे कि ऐसे उतरोगे? यू लैंड इन पोजीशन 1 और पोजीशन 2, ये आपका सर है। ऑब्वियसली इन पोजीशन 2 ऊपर देखने का मतलब इधर देखना है, तो इधर देखोगे तो आप अर्थ को दिखोगे। ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ऊपर नीचे करके कोई चीज नहीं होता है। क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर। समझ में आया? कुछ लोग सोचते होंगे अरे मून पे जाएंगे, यहाँ से ऊपर देखे मून, मून पे जाके और ऊपर देखेंगे। अरे मून पे जाके जब उतरोगे तो ये अगर मून है, आप ऐसे उतरोगे, यहाँ पे आप खड़े हो तो आप ऐसे हो, इधर देखते हो, यहाँ पर ऐसे उतरोगे तो इधर देखो। दोनों ही केस में आप ऊपर ही देख रहे हो। हाँ हाँ सर, थोड़ा थोड़ा मजा आ गया सर। अभी तक लग रहा था क्या बोरिंग चैप्टर है, अभी थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, two similar trains are moving with same speed along the equator। एक जैसा दो ट्रेन सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं, कहां पे? along the equator। हाँ सर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि whose apparent weight is more, कौन सा ट्रेन का वेट आपको ज्यादा मिलेगा? whose apparent weight is more if they are moving in opposite directions। सर ये क्या सर, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोशिश करो, कोशिश करो। क्या दिया? दो ट्रेन है, सिमिलर ट्रेन है, इक्वेटर पे मूव कर रहे हैं, और ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन अलोंग द इक्वेटर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक ट्रेन कुछ ऐसा जा रहा होगा, दूसरा ट्रेन कुछ ऐसा जा रहा होगा। अलोंग द इक्वेटर जाएगा ना, और थर्ड चॉइस तो है नहीं, इधर जाएगा तो नहीं होगा। अलोंग द इक्वेटर दे आर मूविंग, है ना। और हम जानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना। पूछा है कौन सा ट्रेन का वेट ज्यादा होगा, ट्रेन ए का कि ट्रेन बी का? अपरेंट वेट किसका ज्यादा होगा? क्वेश्चन नंबर 7, if a smooth tunnel is dug along a diameter of earth, अगर along the diameter of earth अगर कोई एक स्मूथ टनल हम बनाते हैं, and a ball is dropped into it, what will be motion of ball? बॉल का मोशन कैसे होगा? अगर आर्क में हम एक होल बनाते हैं और एक बॉल को उसके अंदर डाल देते हैं तो उसका मोशन कैसा होगा? नहीं, ये चीज करना है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर देखेंगे। हमें मालूम है
क्या मालूम है? हमें मालूम है कि अर्थ अपनी चारों तरफ घूम रहा है। कैसे? इट इज मूविंग लाइक दिस, वेस्ट टू ईस्ट, है कि नहीं? इसीलिए तो सूरज पूरब से उगता हुआ नजर आता है, क्योंकि अर्थ अपनी चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। हमें लगता है कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। अच्छा और हमें यह भी मालूम है कि ये ऐसे घूम रहा है। और जो ट्रेन, मान लो ट्रेन ए, लेट ट्रेन ए मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ट्रेन बी किधर जा रहा है? मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा। तो क्या बता सकते हो? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर। अगर वो नहीं भी चलते तो घूमते होते ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, और ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा कि बी का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा? सोचो और बताओ। ये ऑलरेडी ऐसे घूम रहा है, उसके ऊपर ये भी और भाग रहा है। कौन? ये ए, है ना? तो ए का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा कि बी का? मस्ट बी एबल टू इमेजिन, है ना? ए का वेलोसिटी ज्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये घूम रहा है ओमेगा में और ट्रेन भाग रहा है और स्पीड में, तो दोनों का मिला जुला इफेक्ट मिलेगा। ओमेगा ए इज मोर देन ओमेगा बी, है कि नहीं? हाँ, अगर ये बात है तो हम जानते हैं कि जो अपरंट जी है वो क्या होता है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा फॉर ए इज मोर, दैट मीन्स G dash for A is less than G dash for B. तो A के लिए acceleration due to gravity is less, B के लिए acceleration due to gravity is more. Whose apparent weight will be more? So apparent weight of A is less and that of B will be more. जिसके लिए G ज्यादा है उसका वेट ज्यादा होगा, है ना? तो हम कहेंगे वेट, अपरेंट वेट ऑफ दिस इज मोर। अपरेंट वेट ऑफ A इज लेस, अपरेंट वेट ऑफ B इज मोर। मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा सबको, है ना? चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। Now you make a smooth tunnel along a diameter of earth. Through a diameter of earth you dig a small tunnel, smooth tunnel. तो और एक बॉल को उसके अंदर डाल दिया गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। 7 का सॉल्यूशन करेंगे। 7 का सॉल्यूशन करेंगे तो कैसा होगा? थोड़ा सोचो तो हम कहेंगे सॉल्यूशन टू नंबर 7। इसमें बोला कि ये है अर्थ, ठीक है, और एलॉन्ग ए डायमीटर में क्या करता हूं? एक गड्ढा खोद देता हूं, सुरंग खोल दिया, ये बन गया सुरंग, ठीक है। और मैं इसके उधर अंदर एक बॉल डालना चाहता हूं। कोई बताएगा? मैं अगर ये गड्ढे में एक बॉल डालना चाहता हूं, मुझे ए से बॉल डालना चाहिए कि बी से बॉल डालना चाहिए? कहां से मुझे बॉल डालना चाहिए? ए से कि बी से? मैं सुरंग के अंदर बॉल डालना चाहता हूं। कहीं से भी डालो भाई, कहीं से भी डालो। एवरीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज पुल्ड टुवर्ड्स सेंटर। इधर डालोगे तो इधर आएगा, इधर डालोगे तो गिर नहीं जाएगा। कहां जाएगा? ये यही अर्थ है, तो ये अंदर जाएगा। कहीं से भी डाल सकते हो, ये समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, मैं बॉल को यहां से डाला। जैसे बॉल को यहां से डाला, द बॉल वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर एंड इट एक्सीलरेट्स। एक्सीलरेट करेगा, इट विल गो लाइक दिस। एक्सीलरेशन घटते जाएगा,
क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाते हैं जी का वैल्यू घटता है, तो ये एक्सीलरेशन घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया और वेलोसिटी लेकिन बढ़ता गया। पहले एक्सीलरेशन क्या था 10, थोड़ी दूर आने के बाद 9, फिर थोड़ी दूर आने के बाद 8, घटते 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 1 हुआ। लेकिन वेलोसिटी जब 10 था तब भी बढ़ रहा था, जब 9 हुआ तब भी बढ़ रहा था, जब 8 था तब भी बढ़ रहा। वेलोसिटी इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज एक्सीलरेटिंग। तो वेलोसिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जब आके यहां पर पहुंचा तो एट द सेंटर व्हाट इज द एक्सीलरेशन 0 एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, velocity is not 0 and what is the force, what is the acceleration due to gravity at the center, you say sir 0 है। अच्छा, अगर acceleration due to gravity 0 है इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो होगा क्या, अब ये बॉल इधर भागेगा, जैसे ये इधर भागने लगा और फिर उल्टा खींचेगा तो ये फिर से धीरे धीरे स्लो होते 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 आके यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहां से जाएगा, तो it will keep on oscillating between the two ends. So the ball will execute an oscillatory motion between the two ends. तो क्या कहेंगे, बॉल, आंसर क्या होगा, बॉल will execute an oscillatory motion about between the two ends of the tunnel। और ध्यान रखो इस मोशन का एक नाम भी है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी लेकिन पढ़े नहीं। So the ball will oscillate between the two ends and the motion will be simple harmonic motion। समझ में आया क्या? अगर हम कहेंगे कि बॉल को बी से गिराया गया, हम समझना चाहते हैं बॉल को बी से गिराया गया, ये ए बी और सेंटर को कहेंगे सी। जब बॉल बी से सी आ रहा है, बताओ वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आ गया। जब वो बी से सी आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है। और एक्सीलरेशन घट रहा है। अच्छा, सी पे एक्सीलरेशन कितना है? व्हाट इज एक्सीलरेशन एट सी? सर 0। अब देखो हर बार 0 बोलने से पहले सर मत बोलो, नहीं तो सर 0 सर 0 सर तो हीरो। चलो सी टू ए जब जा रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर घट रहा है। वेलोसिटी घट रहा है। और एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है। अब वो रिटार्डेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। नहीं, ए बी सी तीनों में से कौन से जगह एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है? सर ए और बी में। ए और बी में सबसे ज्यादा। कौन सी जगह वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? सी। सी। सिंपल, देखो तुम लोग को समझ में आ गया, सी में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज करोगे तभी वो आपको समझ में आएगा। देखो मैं आपको जो देता हूं वो है डाटा, दैट इज माई नॉलेज, यू डोंट बोरो माई नॉलेज। आप उस नॉलेज को लो लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंटेम्पलेट करके उसको हजम करने की कोशिश करो, एसिमिलेट करने की कोशिश करो, सी इट इन डे टू डे लाइफ एंड ट्राई टू फील इट। वंस यू स्टार्ट फीलिंग इट देन वो नॉलेज आपका नॉलेज में कन्वर्ट होगा। जब तक आप वो वाला काम नहीं किए वो नॉलेज मेरा नॉलेज है, आप मेरे से उधार लिए हो। कोई आपको पूछेगा ऐसा क्यों होता है, आप क्या जवाब दोगे मालूम है? हमारे सर बोले थे। अरे नहीं, हमको आप कोई डाउट पूछोगे, सर बताइए क्यों हुआ, हम बोलेंगे हमारे सर बोले थे, तो आप मेरे पास पढ़ने आओगे क्या? नहीं आओगे। तो आई हैव कन्वर्टेड दैट नॉलेज इनटू माय नॉलेज, बट आई डिडंट डिस्कवर ऑल दिस थिंग्स। मेरे टीचर बोले थे, बोलने के बाद उसको मैं एनालिसिस किया, फिल किया, फिर वो टीचर का नॉलेज मेरे नॉलेज में कन्वर्ट हुआ। समझ में आया ना? एग्जैक्टली दैट वे जो डाटा आपको दिया जा रहा है उसको आप अपना नॉलेज में कन्वर्ट करना सीखो। ठीक है।